हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ साथ कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्वामित्व योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। इसका नोडल मंत्रालय है। देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत वितरित संपत्ति कार्डों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया है। स्वामित्व योजना के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज। यह योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है और यह पंचायती राज मंत्रालय राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सभी के सहयोग से ये एक प्रयास है। इसका पहल सबसे पहली बार 24 अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है समावेशी समाज का निर्माण करना, अर्थात गांव में संपत्ति के अधिकार तक पहुंच और कमजोर आबादी को सामाजिक आर्थिक मानकों में सुधार लाना। वही भूमि प्रशासन को मजबूत करना, जैसे आबादी क्षेत्र एवं स्पष्ट रूप से सीमांकन न होने के कारण भूमि विवाद के मामले की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ऐसे स्थानीय स्तर पर विवादों को समाधान के लिए टिकाऊ आवास, बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाले डिजिटल मानचित्रों से बुनियादी ढांचों में सुधार लाना, आर्थिक विकास करना। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी संपत्ति को जमानत के रूप में बेचकर धन कमाने में सहायता प्राप्त करना या उसे लोन प्राप्त करने में सहायता देना। अगला है, इसका उद्देश्य है कि जिन राज्यों में संपत्ति कर लगाया जाता है वहां उसे सुव्यवस्थित करके भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, और जिससे निवेश में वृद्धि होगी और व्यापार करने में भी आसानी होगी। इस स्वामित्व योजना में भूमि के टुकड़ों को जो सटीक मानचित किया जाएगा वो ड्रोन तकनीक से किया जाएगा। इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निकोबार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए वर्जिन नारियल तेल, ऑप्शन बी अंडमान केला, ऑप्शन सी निकोबार काली मिर्च या ऑप्शन डी अंडमान समुद्री नमक। इसका सही जवाब हो जाएगा कोकोनट ऑयल। निकोबार जिला के कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में निकोबार जिला के वर्जिन नारियल तेल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा रहा है। यह पहल का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय और वैश्विक बाजारों में विकास का योगदान देना है। पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 7 उत्पादों के साथ भौगोलिक संकेत प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से है इसमें देखते हैं। इसमें है हौदी एक राउटगिरी डोंगी है, उसके बाद निकोबारी मैट है जिसे चटाई भी कहते हैं, उसके बाद है निकोबार हट, पडॉग वुड क्राफ्ट, अंडमान निकोबार नारियल, और छठा है निकोबारी तवी ए नगाई जिसे वर्जिन नारियल तेल कहा जाता है, और सातवां है अंडमान करेन मसूली चावल। टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है एक साथ। जीआई टैग के बारे में जानते हैं। जीआई संकेत, इसका उपयोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए दिया जाता है। यह भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 का उद्देश्य है कि भारत में वस्तु से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण एवं बेहतर संरक्षण का प्रावधान करना। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौता ट्रिप्स के द्वारा शासित और निर्देशित है। इस की पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यह मुख्यतः कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद जैसे हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान पर जीआई टैग प्राप्त होते हैं। इसकी कुल वैधता 10 वर्ष की होती है। 10 वर्ष के बाद इसे रिन्यूएबल भी किया जा सकता है। इसकी महत्व है, यह एक बार किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है तो उस जीआई टैग मिले हुए उत्पाद पे कोई भी कंपनी या व्यक्ति उस नाम से उस सामान को नहीं बेच सकता है, और इससे इसे निर्यात में बढ़ावा भी प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए है कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी राजीव कुमार या ऑप्शन डी आरके यादव। इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्या था। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा या इसे
बढ़ाया भी जा सकता है केंद्र सरकार के अधिसूचना पे। सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं, ये किस अधिनियम से बना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सीआरपीएफ कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करता है। इसकी स्थापना पहली बार 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। बाद में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया तो 1949 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे नाम बदलकर सीआरपीएफ रखा गया। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसमें कुल कर्मियों की संख्या 3 लाख से अधिक है और सीआरपी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र मिशनों पर भी तैनात किए जाते हैं। यूएन के मिशन जितना भी होते हैं उसमें सीआरपीएफ के अधिकारी भी रहते हैं। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1980। इसका सही जवाब हो जाएगा 1972। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं। 21 जनवरी 2025 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 53वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और राज्यों का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 27वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसे याद रखेंगे, 27वां संविधान संशोधन। और ये अधिनियम है पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। 2025 में इसका 53वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के बारे में देखते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा ये 1949 में रियासतों में शामिल हो गया। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वही मेघालय को देखते हैं। मूल रूप से ये असम का हिस्सा था, फिर बाद में मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से स्वायत्तता प्राप्त हुई और फिर 1972 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ की संस्कृति देखते हैं, यहाँ की संस्कृति और विरासत क्या है। सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानते हैं। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, हथकरघा और मार्शल आर्ट फेमस है। मेघालय का संगीत, वांगला जैसे त्योहार और मातृसत्तात्मक समाज यहाँ की प्रसिद्ध है। त्रिपुरा में बांस, हस्तशिल्प और स्वदेशी कला रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। वही यहाँ की जैव विविधता और पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। मेघालय में जीवित जरपेल और गुफाएं दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वही मणिपुर की लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। त्रिपुरा का ऊनाकोटी एक पुरातात्विक आश्रय, एक सांस्कृतिक खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हो गया मणिपुर, त्रिपुरा का हम राजधानी, इस कौन कौन विशेषताएं है, भूगोल के बारे में, स्थापना दिवस के बारे में जान लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का त्योहार है। 2000 में शुरू हुआ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें 17 नागा जनजातियों की विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। इसे 10 दिन तक 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर के साथ मेल खाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वहां के नागा लोक कथाओं में हॉर्नबिल पक्षियों की निष्ठा, सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है। हॉर्नबिल के बारे में जानते हैं। हॉर्नबिल, जिसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जिसे हम कॉनकेव कॉस्क्वाड हॉर्नबिल के नाम से भी जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा पक्षी है। इसका निवास स्थल होता है सदाबहार वन, नम पर्णपाती जंगलों में ये निवास करता है। भौगोलिक स्थान देखते हैं, यह पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय के ऊंचे पेड़ों पर रहता है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी भी है हॉर्नबिल। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से सबसे अधिक पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है। नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना 1963 में। इसकी राजधानी है कोहिमा। इसकी सीमाएं लगती है उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में असम से, दक्षिण में मणिपुर और पूरब में म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। यहाँ की राजकीय पक्षी है बिलथस टेग्रोपैन और मिथुन है यहाँ की राज्य पशु। हालांकि मिथुन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य पशु है। मिथुन के बारे में जानते हैं। ये एक गोजाति प्रजाति है जो पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी मूल पशु है, जिसे अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है।
नागालैंड का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के बारे में जानते हैं। नागा पेड़ टमाटर, नागा ककरी और नागा मिर्चा जीआई टैग प्राप्त है। संरक्षित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सिंगफान वन्यजीव अभयारण्य, फकीम वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि। यहाँ की जनजातियाँ और संस्कृति के बारे में जानते हैं। यहाँ 17 प्रमुख जनजातियाँ और कई उप जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनके प्रत्येक अलग अलग रीति रिवाज और भाषाएं और पोशाकें हैं। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। एम पॉक्स किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन ए आरएनए वायरस, ऑप्शन बी डीएनए वायरस, ऑप्शन सी रेट्रो वायरस या ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका सही जवाब हो जाएगा एम पॉक्स डीएनए वायरस है। देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में इंटरपैक्स समाचार एजेंसी ने बताया कि अजरबैजान में एम पॉक्स का एक मामला पाया गया। एम पॉक्स के बारे में जानते हैं ये कौन सा वायरस है? एम पॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, यह एक डीएनए वायरस है और यह पॉक्सीरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। यह वायरस की पहचान सर्वप्रथम सबसे पहली बार 1958 में बंदरों में मिली थी, लेकिन बाद में अब मनुष्य में भी संक्रमित करता पाया जा रहा है। संचरण, इसका ट्रांसमिशन होता है मुख्य रूप से एमपॉक्स पशुओं में सीधे संपर्क या दूषित वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसका लक्षण होता है जिस व्यक्ति को एमपॉक्स हो गया है उसे बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एक विशेष दाने के साथ प्रकट होता है शरीर पे, स्किन पे एक दाना दाना सा निकल जाता है। इसका टीका उपलब्ध है लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं है, इसलिए इसे रोकथाम और नियंत्रण उपायों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। 2022-23 में वैश्विक प्रकोप आया था, जिसमें से 180 से अधिक देशों में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया था। ये मानव से मानव या विशेष रूप से निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है। कुकी-ज़ोमी-लोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुकी-ज़ोमी-लोग यह दक्षिण भारतीय राज्यों में से एक जातीय समूह है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, चीन हिल्स एक घना वन क्षेत्र है जहां कई जनजातियां रहती है जो जो क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी, हमार रालते जनजातियां कुकी-ज़ोमी लोगों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। हाल ही में मणिपुर के चुराचांदपुर में एक नागरिक समाज संगठन के कुकी-ज़ो प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय के अधिकारी से मुलाकात की। कुकी लोग, जिन्हें कुकी-ज़ो भी कहा जाता है, एक जातीय समूह है जो पूर्वोत्तर भारत, खासकर मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में भी रहता है। चीन हिल्स, जिन्हें इंडो चीन हिल्स रेंज के रूप में जाना जाता है, पूर्वोत्तर म्यांमार में एक घना वन क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई लगभग 2100 मीटर है। पहाड़ियां कई जनजातियों का घर है जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो लोग चीन, कुकी, मिजो जातीय समूह की सभी जनजातियों से बने हैं जो म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में रहते हैं। साथ ही चीन, कुकी, मिजो, पतेई, हमार, रालते इत्यादि उपजातियां और कुलों से बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। चलिए, कल का पहला करंट अफेयर्स था विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बाघ अभ्यारण्य से गांवों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2006 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला सवाल देखते हैं। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किस फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा द बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेट बिटर झील किससे संबंधित है? यह स्वेज नहर से संबंधित है। जो स्वेज नहर के पास कई झीलों में से एक झील है ग्रेट बिटर झील। अगला सवाल है, आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 के किस संस्करण में भाग ले रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ला पेरोस 2025 का चौथा संस्करण हो रहा है, उसमें आईएनएस मुंबई भाग ले रहा है। अगला सवाल है, किस देश की महिला टीम ने पहला खो खो विश्व वर्ल्ड कप जीत लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत के महिला और पुरुष दोनों टीम ने 2025 का वर्ल्ड खो खो कप जीत लिया है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल में। यह पूर्वोत्तर भारत के पहला और भारत का 6ठा खगोलीय वेधशाला का निर्माण हुआ है पुरुलिया जिला में, पश्चिम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।